हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे स्टॉक एंड उनसे जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट बातें। मतलब आप सभी लोगों को पता है, हाइलाइट्स के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देखने वाले बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक्स को एक ही वीडियो में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा, जैसे कि आज के दिन मैंने यहाँ पे 3 वीडियोस अपलोड कर दिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आरबीआई ने एक बहुत बड़ी चाल चली है, बहुत ही सही चाल चली, जिसकी वजह से बाजार भागा है। उसी के साथ साथ 4 स्टॉक्स आपके लिए लेके आया हूँ जो कि 50 रुपये से नीचे देखने को मिल रहे हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट यहाँ पे खुद भाग रहा है या इसको भगाया जा रहा है। एक डेटा है जो कि अगर आप लोग देखोगे उससे आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा। सो ये 3 वीडियो ऐसे बनाए हैं, तीनों के तीनों वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को नीचे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर रहे थे, कुछ स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उनसे और जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातों को देख लेंगे। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं सबसे पहली शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट का रैंक 1 स्टॉक है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड कंसिस्टेंटली 3 से 4 दिन हो गए ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये हम लोग को हरे निशान में ही देखने को मिल रहा है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, जियो के साथ फेसबुक की डील हो जाने के बाद, मतलब उन्होंने जो स्टेक एक्वायर किया है अप्रॉक्सीमेटली 10% के, उसके बाद ये स्टॉक कंसिस्टेंटली भाग रहा है, जो कि आज भी हम लोग को लगभग 14 पॉइंट्स या फिर आप बोल सकते हैं 1%, नियर बाय 1% हम लोग को पॉजिटिव ही देखने को मिला है। उसी के साथ साथ कुछ अच्छे खासे न्यूज़ भी हम लोग को देखने को मिलने वाले जियो से रिलेटेड, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे कि रिलायंस बिगन्स यूजिंग द व्हाट्सअप फॉर एन ग्रॉसरी डिलीवरीज थ्रू द जियो मार्ट। यस दोस्तों, जियो मार्ट से रिलेटेड हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। अगर आप लोगों को इनसे ऐप के द्वारा अगर आप लोगों को कोई चीज़ें मंगानी है तो आप लोगों को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा एंड कोई भी चीज़ अगर आप मंगोगे तो लगभग 48 आवर्स के अंदर वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो बहुत सारे इनोवेशंस यहाँ पे हम लोग को आगे भी रिलायंस जियो एंड उसी के साथ साथ जो फेसबुक की जो डीलिंग हुई है उसमें हम लोग को देखने को मिलने वाली। सो ओवरऑल जो इम्पैक्ट रहेगा स्टॉक के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि ये बिजनेस को ग्रो करेगा, उनके रिजल्ट को ग्रो करेगा, अच्छे नंबर्स के द्वारा हम लोग को ये आगे देखने को मिल सकते हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्री के बाद अगर हम लोग सेकंड स्टॉक के ऊपर आ जाएंगे, जो कि है BEML लिमिटेड। अगर हम लोग इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें 1 साल का, तो ये हम लोग को डाउन देखने को मिलता है। 5 साल का भी देखें तो कोई यहाँ पे अट्रैक्टिव चार्ट पैटर्न नहीं है, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि BEML फिलहाल तो आप लोगों ने अवॉइड करना चाहिए। जो स्टॉक 2000 के आसपास था, फिलहाल 600 पे देखने को मिल रहा है एंड ये कोरोना वायरस का इंपैक्ट की वजह से नहीं है, ये ऑलरेडी स्टॉक हम लोग को डाउन ही देखने को मिला है। बट उसके बावजूद आज ये लगभग 4.5 से 5% के आसपास हम लोग को जंप करते हुए देखने को मिला है। सो इसको हम लोग स्कीप नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो BEML को यहाँ पे बड़ा ऑर्डर मिल चुका है, जो कि हम लोग कह सकते हैं हम लोगों को कोल इंडिया से ये ऑर्डर मिल चुका है। सो BEML शेयर प्राइस जंप अप 5% आफ्टर द कंपनी बैग्स और ₹398 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम अ कोल इंडिया। सो ये ऑर्डर हम लोगों को देखने को मिला है एंड ये ऑर्डर किससे रिलेटेड है तो हम लोग देख सकते हैं कोल इंडिया यहाँ पे परचेस करने वाली BEML से 400 करोड़ के डंपर्स। सो इससे रिलेटेड एक ज़बरदस्त ऑर्डर मिला है एंड उसके बदौलत ये कंपनी हम लोगों को यहाँ पे लगभग 5%, 4.5% के आसपास भागते हुए देखने को मिल रही है। इस न्यूज़ के जरिए ये नहीं करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे बाइंग करके चलना है, ये अपडेशन आप लोगों को होना चाहिए, इसीलिए ये स्टॉक यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो कि है रिको ऑटो। यस दोस्तों, रिको ऑटो में आप लोग देख सकते हैं क्या गजब की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ऐसी जंप थोड़ी ना ऐसी ही आती है, इतने टाइम के ये स्टॉक थोड़ी ना सो रहा था एंड सडनली जाग गया, तो इसके पीछे होती है कुछ ना कुछ वजह। सो वो वजह आप लोगों को पता होनी चाहिए। वापस कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है कि जाके खरीद लो। सो इसके पीछे वजह यही है दोस्तों। सो दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे रिको ऑटो में वापस स्टार्ट हो चुका है। लोग यहाँ पे डबल से ट्रिपल शिफ्ट करने के लिए भी तैयार है एंड 3 से 4 से 5 जगह पे इनके प्रोडक्शन वापस रिज्यूम हो चुके हैं। एंड जिस तरीके से मैंने कहा कि डबल शिफ्ट करने के लिए भी लोग यहाँ पे तैयार है, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करने के लिए तैयार है, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि इस कंपनी से रिलेटेड अच्छी खासी बात हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रही है। सो इसी के बदौलत 13.50 लगभग 13.5% हम लोग को ये स्टॉक आज जंप करते हुए देखने को मिला है। सो उसके बाद अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो कि है बजाज ग्रुप का बहुत बड़ा स्टॉक, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस को कवर करने का मकसद ये है कि बीच में मैंने आप लोगों को कहा था कि 2000 पे आप चाहो तो बाय कर सकते हो, उसके बाद 1740, 1600 ये लेवल से जहाँ पे बजाज फाइनेंस फिसल सकता है। सो किसी ने तो यही सवाल पूछा है, सर 2000 पे मैंने भी खरीद लिया था, अभी यहाँ पे 2048 हो चुका है एंड मेरा टारगेट ही बहुत ही शॉर्ट टर्म का था, 500 1000 भी मिल गया, जितना प्रॉफिट हो सके मैं क्या इसको निकाल सकूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि खुद आपने ही
खुद के सवाल का आंसर दे दिया है। जैसे आप लोगों ने कहा कि मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना चाहता था, जितना भी प्रॉफिटेबल मैं हो सकूँ उतना प्रॉफिट मुझे यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली आप चाहो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, इतना सा तो प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपकी स्ट्रैटेजी, अगर आपने पहले ही माइंडसेट बना लिया था कि आप लोगों को चाहिए 500-600 रुपये के आसपास का प्रॉफिट, तो आप ज़रूर कर सकते हो। इसके पीछे आप लोगों ने कभी भी मुझे यहाँ पे पूछना नहीं चाहिए। अगर आपको खुद का ही नज़रिया लॉन्ग टर्म का रहेगा तो आप लोगों ने होल्ड भी करना चाहिए। सो बजाज फाइनेंस ये वापस आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आप यहाँ पे बुक भी कर दोगे प्रॉफिट, वापस वो 2000 आ जाएगा, वापस वो आप रूल अप्लाई करोगे तो अच्छा खासा वापस मुनाफा आप लोगों को पोजिशनल ट्रेडिंग में हो सकता है। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले दो स्टॉक, जिसका नाम है एक्सिस बैंक, एंड एक्सिस बैंक के बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा दिग्गज शेयर अतुल लिमिटेड। सो दोस्तों, दो इस स्टॉक के ऊपर आप लोगों की कड़ी नज़रें रहनी चाहिए, क्योंकि कल इन दोनों कंपनी के 28 अप्रैल को Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं। सो एक्सिस बैंक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है, आप सभी लोगों को पता है। एंड उसी के साथ साथ अतुल लिमिटेड ने तो पिछले समय तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किए थे, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट पेश किए थे। एंड इसी वक्त अभी हम लोग देख सकते हैं कि 3-3.5% के आसपास की जंप ये जता रहे कि अतुल लिमिटेड के रिजल्ट है ये शायद से वापस कंटिन्यू हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को ये भी पता है कि केमिकल सेक्टर की कंपनियां फिलहाल तो यहाँ पे इतनी लॉस में नहीं रही थी, इनफैक्ट उनके डिमांड्स भी बढ़ गए थे। सो ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी, तो कल इसके रिजल्ट के ऊपर पूरी दुनिया का भी नज़र रहने वाला है। सो आप लोगों ने भी अतुल लिमिटेड एंड एक्सिस बैंक को भी फोकस ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाएंगे, जिसके लिए बहुत सारे लोग मुझे ऐसा लगता है इंतज़ार भी करते हैं, IRCTC। सो IRCTC आप लोग देख सकते हैं, जब बाजार गिरता है तब ये स्टॉक भागता है, एंड जब ये स्टॉक मतलब बाजार भागता है तब ये स्टॉक गिरता है। एंड बहुत सारे लोग यही पूछते हैं सर ऑपरेटर होते कि नहीं मार्केट में। आप देख सकते हैं आंसर कि कैसे काम ये करते हैं। जब बताया जा रहा है कि रेलवेज नहीं चलेंगे उसके बावजूद स्टॉक भागना, तो किसी के पास आंसर नहीं होता है। एंड अभी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही हाई लेवल से वापस ये स्टॉक नीचे आ रहा है, क्या 1000 तक आ सकता है एक्चुअल में, ये तो आना चाहिए। एंड वहाँ पे अगर आ जाते हैं तो हम लोग ज़रूर खरीदने की शुरुआत कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी भी इस लेवल पे बाइंग करना रिस्की हो सकता है। वापस मैं कह रहा हूँ, किसी को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि स्टॉक कब बॉटम बना जाए, कब वापस भाग दिया जाए। बट अभी तक जितनी उसने रैली दिखाई थी उसके पीछे एक ही वजह थी, एंड वो वजह थी कि इनके आने वाले Q4 के रिजल्ट वो वापस अच्छे आ सकते हैं। इसके एक्सपेक्टेशन के बलबूते के ऊपर ये स्टॉक भाग रहा है, बट स्टिल अभी भी ये स्टॉक नीचे आ सकता है अगर बाजार पूरा क्रैश होता है तो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले डीमार्ट से रिलेटेड। डीमार्ट में बहुत सारे लोगों ने वही सवाल पूछा था, सर हम लोगों ने लास्ट टाइम जो स्ट्रैटेजी अपना एक की थी 2200, 2100, 2000, 1900, 1800, मतलब ऐसे 5 ट्रांचेस में लगा दिए थे। कुछ लोगों ने इसको 3 ट्रांचेस में लगा दिए थे। तो वापस ये मौका कब मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो वापस मौका मिलना अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ तभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो रहा था। एंड डीमार्ट जैसा शेयर आप लोगों को 100 पॉइंट्स की गिरावट दिखा के 500 रुपये मतलब टूट जाना, ये हर रोज़ होने वाली बात नहीं है। सो अगर आप चाहो तो 50 के भी गैप्स में अगर ये रूल अप्लाई कर दोगे तो भी आप लोग चाहो तो यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो। सो 100 रुपीज़ से बार बार डीमार्ट गिरना एंड 2000 के नीचे आना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी लगता है, क्योंकि आप सभी लोग पता है स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो टॉप 20, टॉप 15 में आने वाला एक ऐसा स्टॉक है जो कि निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। सो ज़रूर आगे कभी ना कभी निफ्टी 50 का पार्ट बनेगा, जो कि बड़े बड़े दिग्गज भी बता रहे हैं। सो एवेन्यू सुपरमार्ट तभी गिरेगा जब पूरे बाजार में हम लोग को लास्ट टाइम जैसे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी लोअर सर्किट, तभी कुछ पॉसिबल हो सकता है, वरना अभी ये बहुत ही हाईली इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नवीन फ्लोरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड, केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई और एक दिग्गज कंपनी। इससे रिलेटेड भी एक ज़बरदस्त मैं आप लोगों को न्यूज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि इस स्टॉक में हम लोगों ने खुद यहाँ पे एंटर की थी, एटलीस्ट मैंने तो की थी, अप्रॉक्सीमेटली 5 स्टॉक्स तो यहाँ पे मैंने खरीद लिए थे। एंड वो वीडियो अभी तक मेरे पास है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने कहा था कि थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद लूँगा। ये स्टॉक जिस तरीके के मुझे देखने को मिल रहा है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग एंड एवरीथिंग इज इन अ परफेक्ट लेवल टू बाय दिस स्टॉक। सो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं लगभग अगर मैं बात कर दूं तो 1454 उस लेवल के आसपास ये स्टॉक हम लोग को देखने को मिला था, एंड बहुत सारे लोगों ने बाय भी किया था। एंड आप सभी लोगों को पता है कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी, कोरोना वायरस अभी आ गया तो हम लोग क्या करें, एंड उसके बाद ये स्टॉक आ गया 1000 के आसपास। सो बहुत सारे लोगों की यही वीडियोज़ आते थे, सर अभी तो आप लोग नवीन के बारे में वीडियो नहीं बनाते, 1400 के ऊपर हम लोगों ने खरीदा था, अभी 1000 आ गया, अभी हम तो बर्बाद हो गए। सो मैं वापस हमेशा आप लोगों को एक ही बताता हूँ, अगर स्टॉक मार्केट में लंबी पारी नहीं खेल सकते टेस्ट प्लेयर की तरह, तो आप लोगों को नुकसान होना तय है। एंड आज आप फाइनली देख सकते हो 1454 वाला स्टॉक अगर आप पेशेंटली होल्ड करते तो 1600 के ऊपर आ चुका है। यही चीज़ मैंने उनको कमेंट सेक्शन में भी बता दी। हालांकि आप सभी लोग पता है कि
पेशेंस बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ होती है आजकल की जनरेशन में। एंड अगर आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी देख लोगे तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये वाला वही दौर था जहाँ पे ये स्टॉक इतना नीचे गया। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, हज़ार के रेंज में आ चुका था एंड आज आप देख सकते हो 1600 के ऊपर जा चुका है। सो पेशेंस इज एन की मैटर। अगर आप अच्छे स्टॉक चुनते हो तो उसके बाद अगर आप लोग पेशेंसली होल्ड नहीं कर सकते तो स्टॉक मार्केट में आप कोई भी स्टॉक खरीद लो, आपको नुकसान ही होने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी AMC। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें नाम इंडिया, ये दोनों स्टॉक में रैली क्यों देखने को मिली उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने रीज़न बता दिया, बट स्टिल यहाँ पे कवर करूंगा कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हम लोग को अच्छी बात देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे RBI मदद करने के लिए आ चुके 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी उन्होंने बैंक्स को प्रोवाइड की, जो कि म्यूचुअल फंड को हेल्प करने के लिए दे दी है। सो उसी के बदबूते के ऊपर म्यूचुअल फंड कंपनीज ने यहाँ पे थोड़ी बहुत सांस ले ली है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे SBI कार्ड। जैसे दोस्तों SBI कार्ड से रिलेटेड डेली मुझे 50 से 60 क्वेश्चन सिर्फ SBI कार्ड के ऊपर ही आते, क्या यहाँ पे बाइंग करने का मौका है। मुझे अभी भी लगता है कि इस कंपनी अगर आप बाइंग करोगे तो बहुत जल्दबाजी हो सकती है। वापस कह रहा हूँ 50-60 रुपया महंगा हो जाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, बट परफेक्ट लेवल आप लोगों को पता होने चाहिए, मतलब कंपनी के रिजल्ट क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल और आगे कितना बढ़ सकता है, तब तक इंतजार करना चाहिए। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोगों ने वेट करना चाहिए। बट अगर आप बड़े दिग्गज की बात सुनेगा, जैसे कि बोफा ने कहा है कि ये स्टॉक आप बाय करके चल सकते हो, 680 तक के टारगेट उन्होंने यहाँ पे बता दिए। सो ये कंप्लीटली डिसीजन आप ही के ऊपर रहेगा। फिलहाल तो मैं इसको अवॉइड करना ही पसंद करूँगा। उसके बाद मैं वापस यहाँ पे आना चाहूँगा रुचि सोया। अननेसेसरी ये टाइम बहुत खाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं रुचि सोया से रिलेटेड, सर क्या करें। वापस कह रहा हूँ आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे अपर सर्किट लग चुका है एंड यहाँ पे आपको तभी मिलेगा जब यहाँ पे अपर सर्किट टूट जाएगा, मतलब वो लोअर सर्किट में आ जाएगा, मतलब आप हाई लेवल पे यहाँ पे अटक सकते हो। ये स्टॉक फंसाने वाला अभी तो नहीं रहा, वो पुराना वाला रुचि सोया डिफरेंट था, अभी वाला डिफरेंट है। सो यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा के छोड़ना मत, यहाँ पे आप फंस सकते हो। क्योंकि एक स्टॉक से रिलेटेड मैं हमेशा आप लोगों को बताता था, अलोक इंडस्ट्री, फाइनली यहाँ पे लोग अभी अटक चुके हैं। आप देख सकते हो जो लोग रोज़ यहाँ पे बाइंग के लिए लगाते थे एंड उनके आज ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं 7 रुपया 70 पैसे पे एंड अभी ये लोअर सर्किट में आ चुका है, मतलब अभी ये नीचे 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 ही जाएगा एंड यहाँ पे जिन लोगों ने भी खरीदा है वो यहाँ पे अभी ट्रैप हो चुके हैं। सो इसीलिए मैं बताता हूँ यही चीज़ रुचि शेयर में भी हो सकती है। सो पेशेंस रखिए, पेशेंस रखोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को बाद में पिक्चर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाएंगे जिसका नाम है येस बैंक। सो येस बैंक से रिलेटेड यही कहना चाहूँगा, कोई फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, बट यहाँ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे सिर्फ कवर करना चाहूँगा जो कि आप लोगों ने पता होनी चाहिए। जैसे कि CBI ने यहाँ पे जो DHFL के प्रमोटर्स है उनको यहाँ पे कस्टडी में ले लिया है, जो कि उनका कनेक्शन ही येस बैंक का जो स्कैम हुआ हम लोगों को देखने को मिला, कितने रिटेल निवेशक बर्बाद हुए, इसी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करने वाले HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आज इनके Q4 के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। रिजल्ट कैसे रहे वो भी हम लोग यहाँ पे फटाफट क्विकली अपडेट करने वाले। जैसे कि ग्रोथ हम लोग को 25% तक देखने को मिली है, उसी के साथ साथ कंपनी का नया बिजनेस भी हम लोग को 20% के आसपास, 19-20% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर ड्रॉबैक की बात करें, मतलब कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात करें, तो येस कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो लगभग 14.4% नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 312 करोड़। जैसे मैंने कहा कि न्यू बिजनेस मार्जिन यहाँ पे 25% तक ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जैसे कि अगर इंश्योरेंस की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है इनका इनकम ही होता है प्रीमियम से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं द प्रीमियम इनकम इन द क्वार्टर एंडेड अप टू 2.1%, जो कि है 10,460 करोड़ के आसपास एंड वो पिछले टाइम था 10,240 करोड़ के आसपास, 50 करोड़ के आसपास। तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रोथ ज़रूर देखने को मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2.1% से रिलेटेड। उसी के साथ साथ कंपनी की बिजनेस की बात करें, मतलब लाइफ इंश्योरेंस मतलब प्रीमियम आएगा, तो उनका जो पुराना प्रीमियम है, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं, सो उससे उन लोगों को 600 करोड़ तक का मुनाफा हुआ है। एंड उसी के साथ साथ जो नए यहाँ पे बिजनेसेस यहाँ पे उनके साथ जुड़ चुके हैं, न्यू बिजनेस प्रीमियम लगभग 400 से 500 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने कमा लिए हैं। सो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाद में वापस कंटिन्यू हो सकते हैं, जिससे वजह से कंपनी का प्रॉफिट और भी फ्यूचर में बढ़ सकता है। उसी के साथ कंपनी के जो सीनियर ऑफिसर है उनको पूछा गया कि उनका जून क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, क्योंकि फिलहाल के रिजल्ट तो चलिए ठीक है पकड़ लिए सकते हैं हम लोग, बट आगे का क्या। तो उन्होंने ऑब्वियसली बहुत ही कॉमन आंसर दिया कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू से दैट एट दिस पॉइंट ऑफ एन टाइम। हम भी नहीं बता सकते कि आगे क्या हो सकता है, ये डिपेंड करता है लॉकडाउन हट जाएगा, वापस बिजनेस कैसे आएंगे, प्रीमियम कौन कितना दे पाएगा, कितना डिफॉल्ट होगा, क्योंकि वो एक चेन रहती है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को पड़ सकती है। बट अगर लॉकडाउन यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है तो उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 मैन उनके ब्रांच में रहेगा एंड मोस्ट ऑफ द स्टाफ उनका यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे कर रहा है। सो उसके वजह से ये सारी चीज़ें हम लोगों को थोड़ा बहुत आगे अफेक्ट होते हुए देखने को मिल भी सकती है।
सो कंपनी के रिजल्ट देख के एक बात हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक ठाक ही आए हुए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि 14.4% तक का प्रॉफिट में होने वाली गिरावट एक कंपनी के लिए प्रेशर ज़रूर ला सकती है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो कंपनी को नया बिजनेस मिल रहा है वो ज़रूर यहाँ पे फ़ायदेमंद हो सकता है। बट ये भी बहुत ही हाईली डिपेंड करता है कि ये जो मिला हुआ न्यू बिजनेस है या फिर जो उनके पुराने वाले भी जो उनके कस्टमर्स है प्रीमियम रिन्यू करने वाले, वो किस हद तक यहाँ पे प्रीमियम कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें ये लॉकडाउन हटने के बाद यहाँ पे डिपेंड कर सकती है। सो दोस्तों उसके बाद हम लोग आ चुके हैं आखिरी स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के रिजल्ट कैसे रहे? तो यस, जैसे एक्सपेक्ट किए गए थे कि अच्छा नहीं आने वाले, मतलब प्रोविजनिंग में बढ़ना, उसी के साथ साथ बहुत सारे अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो बहुत ही ऊपर ऊपर से हम लोग देखेंगे कि इंडसइंड बैंक Q4 रिजल्ट प्रॉफिट फॉल 77%, इतना ज़बरदस्त गिरावट। एंड उसी के साथ साथ हम लोग ये कह सकते हैं ऑब्वियसली 302 करोड़ ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड अगर प्रोविजनिंग की बात करें तो वो स्पाइक हो चुका है 134%। मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को कहा था कि प्रोविजनिंग इनके बहुत बढ़ने वाले। अगर आप इनके Q3 के रिजल्ट देखोगे, मैं आप लोगों को हाईलाइट्स दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है इनके Q3 के रिजल्ट जो कि ज़बरदस्त देखने को मिले थे। बट स्टिल मैंने आप लोगों को कहा था इसका इम्पैक्ट एक्चुअल में हम लोग को नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिला था, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजनिंग हम लोग को एडजस्ट करते हुए भी देखने को मिले थे, जो कि इस वक्त हम लोग को 134% तक स्पाइक होते हुए देखने को मिले। सो ये बात कोई छुपी हुई नहीं थी एंड यही तो वजह थी स्टॉक 2000 से अभी इतना नीचे आ चुका है। एंड उसी के साथ साथ वोडाफोन आइडिया, इनका तो एक्सपोजर इस कंपनी को ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी तरीके से अफेक्ट कर चुका है। उसी के साथ साथ अगर अब जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि एस्टीमेट, क्या स्ट्रीट एस्टीमेट को फुलफिल किया, तो आप देख सकते हो स्ट्रीट एस्टीमेट को मिस कर दिया है। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यस, कंपनी ने 5% के आसपास नेट इंटरेस्ट इनकम का इजाफा तो ज़रूर दिखाया है। बट अगर प्रोविजनिंग की बात करें 134% तक का बढ़ना, ये अच्छी बात नहीं होती है। बट जैसे मैंने कहा ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, सो उसके वजह से हम लोग को ऑलरेडी स्टॉक नीचे जाते हुए देखने को ज़रूर मिला है। सो दोस्तों रिजल्ट देखने के बाद यही कहना चाहूँगा कि इंडसइंड बैंक से तो ऑलरेडी मैं एग्जिट हो चुका था। आप लोगों को बार बार मैं बता चुका 1180 एंड 1000 पे ऐसे 50-50 करके मैंने मेरी पूरी पोजीशन काट ली है। सो उसके बाद इंडसइंड बैंक में कंटिन्यू रहना ही बहुत ही घातक हो सकता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। सो फिलहाल तो यहाँ पे मैं कोई भी फ्रेश बाइंग करने की सलाह आप लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। बहुत सारे एक्सपोजर भी हो सकते हैं जो आगे लॉकडाउन के बाद कौन सी बैंक, कौन सी कंपनी कितना वापस रिटर्न करेगी ये भी देखना है। अगर वो नहीं रिटर्न कर पाएगी तो वापस बैंकिंग के रिजल्ट यहाँ पे ख़राब आ सकते हैं। सो सिर्फ ऐसी बैंक में निवेश करना जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो। अगर एनपीएस बढ़ जाते हैं, प्रोविजनिंग बढ़ने की गुंजाइश और बढ़ जाती है, सो वो एटलीस्ट उसको झेल पाए। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडसइंड बैंक फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है एंड अभी भी मैं आप लोगों को कोई भी यहाँ पे निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा। सो आयो आशा करता हूँ दोस्तों बहुत सारे वेरियस स्टॉक यहाँ पे मैंने कवर कर दिए, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।